नमस्कार। आज की कहानी है कृष्णा काकी। सुबह से कृष्णा काकी का मन बहुत बेचैन हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। सुबह से ही कृष्णा काकी का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। वह बार बार घर के अंदर और बाहर हो रही थी, फिर भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वजह क्या है जो उनका मन इतना बेचैन हो रहा है। तभी अचानक उनके फोन की घंटी बजी। फोन की घंटी सुनते ही कृष्णा काकी जैसे घबरा सी गई। उन्हें ऐसा लगा कि पता नहीं किसका कॉल है और क्या खबर आने वाली है। कांपते हाथ और डरे हुए मन से कृष्णा काकी ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो माँ जी, आप जल्दी यहाँ आ जाइए। आवाज का भारीपन और रौंदे गला सुन कृष्णा काकी के हाथ से फोन छूटकर गिर गया। कुछ पलों के लिए वो सुन पड़ गए। फिर खुद को संभालते हुए कृष्णा काकी ने फिर से फोन उठा अपने कान पर लगाया तो उधर से उनकी बहू नयनतारा हेलो 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 माँ जी बोल रही थी। कृष्णा काकी ने केवल हूँ में जवाब दिया तो नयनतारा ने कहा, माँ जी आप सुन रही हैं, आप जल्दी यहाँ आ जाइए। बिपिन की तबीयत बहुत खराब है, आप आज शाम की ही गाड़ी पकड़ लीजिए। कृष्णा काकी अपने बेटे की तबीयत खराब सुन इतना घबरा गई कि कुछ पूछ भी नहीं पाई कि क्या हुआ है बिपिन को। हाथ में फोन लिए धम से सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। नयनतारा बराबर फोन पर कहे जा रही है, माँ जी आप सुन रही है ना, जितना जल्दी हो उतनी जल्दी आ जाइए। कृष्णा काकी ने जवाब में बस इतना ही कहा, हाँ बहू मैं आ रही हूँ। फोन कटते ही कृष्णा काकी के धैर्य का बांध टूट गया। जिन आंसुओं को वो अब तक बचा रखी थी वह बह निकले। अपने आप को संभालने की कोशिश की, फिर भी कृष्णा काकी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। उनके आंसू लगातार बहते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद अपने आप को संभाल कर अपने कपड़ों को बैग में डालने लगी। तभी कृष्णा काकी की छोटी बहन जिनकी शादी उनके पड़ोस वाले घर में हुई थी, वह कृष्णा काकी से मिलने उनके घर आती है और उन्हें सामान पैक करते हुए देख कहती है, दीदी आप कहीं जा रही है क्या? अपनी छोटी बहन को अपने सामने देख कृष्णा काकी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती, उससे गले लगकर रो पड़ती है। कृष्णा काकी की बहन पूछती है, क्या बात है दीदी, आप रो क्यों रही है? कृष्णा काकी अपने भरे हुए गले से कहती है, बिपिन की तबीयत बहुत खराब है, नयनतारा का फोन आया था, जल्दी से मुझे बुलाया है, पता नहीं बिपिन को क्या हुआ है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मीना दीदी आप घबराओ मत, बिपिन को कुछ भी नहीं होगा, आप बस अपना सामान पैक करो, मैं सोनू से कहती हूँ वो आपको स्टेशन तक पहुँचा देगा। कृष्णा काकी अपना सामान पैक कर जैसे ही अपने घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि उनके घर के आसपास के 3-4 औरतें उनके घर के बाहर जमा हो गई है, जो उन्हें दिलासा देती है कि कृष्णा तुम चिंता मत करो, बिपिन को कुछ भी नहीं होगा। तभी उनमें से एक औरत कहती है कि माँ आखिर माँ होती है, यही 2 साल पहले बिपिन के पापा की मौत हुई थी तो बिपिन अपनी माँ को कितने प्यार से यहाँ से लेकर गया था, जैसे कि वह जीवन भर उनकी सेवा करेगा। लेकिन जैसे ही उसका काम निकल गया तो अपनी माँ को वापस इसी गांव में छोड़कर चला गया। आज इसी बेटे की तबीयत खराब सुनकर यह माँ सुबह से बिना कुछ खाए पिए उसके पास जाने को कितनी बेचैन है, जैसे कि इसका जोर चले तो यह अभी उड़कर अपने बेटे के पास पहुंच जाए। उन सब की बातों को सुनते हुए कृष्णा काकी का मन तो बहुत दुखी हुआ, लेकिन उन्होंने अपने पड़ोसनों से कहा, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, अभी मेरा बेटा बहुत बीमार है, मेरा उसके पास पहुंचना ज्यादा जरूरी है। तुम सब भी उसके लिए भगवान से प्रार्थना करना कि वह स्वस्थ रहे और जल्दी ठीक हो जाए। इतना कह कृष्णा काकी सोनू के साथ स्टेशन के लिए निकल गई। शाम के 3 बजे की ट्रेन थी, लेकिन उनके अंदर इतनी बेचैनी थी कि वह 2 बजे ही घर से निकल गई। घर से स्टेशन जाने तक सोनू ने उन्हें बहुत संभाला,
फिर भी कृष्णा काकी का मन बहुत बेचैन हो रहा था। सोनू ने कृष्णा काकी को ट्रेन में बैठा दिया। उसके बाद कृष्णा काकी की ट्रेन खुल चुकी थी। ट्रेन के खुलते ही कृष्णा काकी का दिल और भी बैठा जा रहा था। वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, मेरा बेटा सही सलामत हो, उसे कुछ न हुआ हो। उनकी गाड़ी जैसे ही अगले स्टेशन पर पहुंचती है तो उन्होंने देखा कि एक उनके ही उम्र की बुजुर्ग महिला ट्रेन में चढ़ी। उनके साथ उस महिला का शायद बेटा था जो उन्हें ट्रेन में चढ़ाने आया था। जब वह लड़का उस बुजुर्ग महिला को ट्रेन में बैठा रहा था तब वो औरत अपने बेटी का हाथ पकड़कर बार बार कह रही थी, बेटा मुझे मत छोड़ो, मैं गांव में अकेले कैसे रहूंगी, तुम लोगों के बिना मैं कैसे जी पाऊंगी, इस उम्र में मैं अकेले समय नहीं काट पाऊंगी, बेटा मुझे मत छोड़ो, मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी। लेकिन उस बुजुर्ग महिला का बेटा उनसे कहा, तुम हमारे साथ रहोगी माँ तो मेरे परिवार में अशांति बनी रहेगी, इससे अच्छा है कि तुम गांव में रहो, मैं तुमसे मिलने आ जाया करूंगा और हर महीने पैसे भेज दिया करूंगा। इतना कह वह बेटा अपनी बुजुर्ग माँ के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर ट्रेन से उतर गया और गाड़ी खुल गई। सामने बैठी महिला को रोता देख कृष्णा काकी से रहा नहीं गया। वह उन्हें चुप कराने लगी और चुप कराते हुए कृष्णा काकी ने कहा कि बहन, बच्चों की जिंदगी भी तो है, उन्हें उनके हिसाब से जिंदगी जीने देना चाहिए। तब उस महिला ने कृष्णा काकी से कहा कि हमने कब बच्चों की जिंदगी में दखल अंदाजी किया है बहन, वो जैसा चाहते हैं वैसे जीते हैं, साथ ही हमारा इस्तेमाल भी वो अपने हिसाब से करते हैं। जब उसे मेरी जरूरत थी तब वह मुझे गांव से लेकर चला गया, आज जब उसकी जरूरत खत्म हो गई तो वो मुझे वापस गांव जाने को कह रहा है। मैं गांव में अकेले कैसे रहूंगी, मेरे पति को गुजरे हुए 3 साल हो गए हैं, मैं अकेले अपना जीवन कैसे बिताऊंगी बहन। जानती हूँ बहन, 3 साल पहले जब मेरे पति का देहांत हुआ था तब मेरे बेटे बहू मुझे अपने साथ लेकर आ गए, यह कहकर कि तुम अकेले कैसे रहोगी, हमारे साथ चलो, शहर में हमारे साथ रहना। जब मैं उनके साथ आ गई तो 3 महीने के बाद ही बहू गर्भवती हो गई। उसके बाद बहू की सारी देखभाल, घर के सारे काम, सब कुछ मैंने संभाला। बच्चों के जन्म से लेकर बच्चों के आने तक का सारा कुछ मैंने किया। लेकिन अब जैसे ही उसके बच्चे का जन्म हो गया, बच्चा साल भर का हो गया, मैंने बच्चे को रोज तेल मालिश की, उसकी माँ से ज्यादा उसका ख्याल रखा, सब कुछ बच्चे का मैंने किया। आज जब बच्चा अपने पैरों पर चलने लगा तब उसकी माँ को लगने लगा कि अब बच्चे को किसी और की जरूरत नहीं है, उसकी दादी की जरूरत नहीं है। मुझे तो दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। इसलिए तो कहा मैंने कि अपनी जरूरत थी तो मुझे अपने पास रखा और जरूरत खत्म होते ही मुझे गांव भेज रहा है। मेरा ही बेटा है, लेकिन एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि उसकी माँ कैसे गांव में अकेले रहेगी। अरे ऐसे बच्चे होने से अच्छा तो मैं बिना बेटे का होती, निसंतान होती तो सही होता। अब तो मैं मर भी जाऊंगी बहन, लेकिन कभी भी ऐसे बेटे का मुंह नहीं देखना चाहूंगी और ना ही मेरी इच्छा है कि अब ये मेरा नालायक बेटा मेरी चिता को भी आग दे। उस वृद्ध महिला की बातें सुनकर कृष्णा काकी तो पूरी अंदर तक हिल गई, क्योंकि उसकी पूरी कहानी कृष्णा काकी से जो मिलती थी। कृष्णा काकी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। 2 साल पहले उनकी भी पति की मृत्यु हुई थी। उनके पति का देहांत होते ही उनके बेटे ने भी उन्हें अपने साथ शहर ले गया, अपने घर ले गया और वहाँ 2-3 महीने के बाद ही बहू प्रेग्नेंट हो गई। फिर कृष्णा काकी भी पूरा घर का काम और अपनी बहू का ख्याल रखा। लेकिन बच्चे के जन्म होते और पहला जन्मदिन मनाने के बाद ही कृष्णा काकी बेटी बहू के नजर में खटकने लगी। बहू तो बात बात पर उन्हें टोकने लगी। इससे पहले बहू को कृष्णा काकी से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब वह उन्हें बोझ लगने लगी और बात बात पर उनसे नाराज हो जाया करती, किसी बात पर डांट भी दिया करती और मिर्च मसाला लगाकर बिपिन को बता दिया करती, जिससे बिपिन भी अपनी माँ पर गुस्सा दिखाता
और कभी कभी ऐसा हो जाता कि कृष्णा काकी अगर कुछ बोल देती तो बिपिन और नयनतारा के बीच झगड़ा हो जाता, जिससे नयनतारा कृष्णा काकी पर इल्जाम लगा देती कि आपके कारण ही हम दोनों में झगड़ा हो रहा है। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ने लगी कि नयनतारा सभी छोटी बड़ी बातों के लिए कृष्णा काकी को ही जिम्मेदार ठहराने लगी। अंततः ऐसा समय आया कि बिपिन ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आपके कारण हम दोनों पति पत्नी के बीच बहुत अशांति हो रही है। ऐसा कीजिए कि आप कुछ दिनों के लिए गांव चले जाइए, आपको भी थोड़ी शांति मिलेगी और हम भी थोड़े शांति से रह पाएंगे। ऐसा कहकर बिपिन ने अपनी माँ को गांव पहुंचा दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि कृष्णा काकी गांव में अकेली कैसे रहेंगी। आज उनके सामने बैठे औरत की कहानी सुनकर कृष्णा काकी को अपने सारे पुराने दिन याद आ गए। वो अपनी ही सोच में डूबी हुई थी। तभी उनके सामने बैठी महिला ने उनसे पूछा कि क्या हुआ बहन, किस सोच में पड़ गई हो? तो कृष्णा काकी ने कहा, कुछ नहीं बहन, मैं भी उसी गाड़ी पर सवार हूँ जिस पर तुम हो। जिस तरह से तुम्हारे बेटे बहू ने तुम्हारे साथ व्यवहार किया, मेरे बेटे बहू ने भी मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार किया है। लेकिन फिर भी आज देखो, जैसे ही बहू का फोन आया कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है, मैं बिना कुछ सोचे समझे उनके द्वारा अपमानित होने के बाद भी तुरंत गाड़ी पकड़ ली, उनके पास जा रही हूँ कि पता नहीं मेरे लाल को क्या हो गया है। पर बच्चे हैं जो हमारा दुख नहीं समझते, हमारे इस बुढ़ापे समय को नहीं समझते। अरे बहन, यह तो समय हर किसी के जीवन में आना है। फिर बच्चे क्यों भूल जाते हैं कि बुढ़ापा कितना कष्टदायी होता है। मैं तो कभी नहीं चाहती कि मेरे बेटा या मेरी बहू इस बुढ़ापे के समय को झेले। भगवान उनके बच्चे को इतनी सद्बुद्धि दे कि वह मेरे जैसे दुख ना देखे, मेरे जैसे उन्हें बुढ़ापे में अकेला ना रहना पड़े। तभी फिर कृष्णा काकी ने पूछा कि बहन, तुम्हारा नाम क्या है? तुम अपना नाम तो बताओ। सामने बैठी महिला ने कहा कि मेरा नाम गोदावरी है और मैं यहाँ अपनी बेटी के घर रहने आई थी। आज वह मुझे स्टेशन छोड़कर चला गया, लेकिन बहन तुमने तो कहा कि तुम अपने बेटे के पास जा रही हो। यह सुनकर कि उसकी तबीयत खराब है, तुम्हारे साथ उसने इतनी बदसलूकी की, बदतमीजियाँ की, फिर भी तुम उसके पास जा रही हो। लेकिन मैं तो कभी अपने बेटे के पास लौट कर नहीं आऊंगी, चाहे इसे जो कुछ भी हो जाए। तो कृष्णा काकी ने कहा, बहन मैं जानती हूँ कि एक माँ कभी ऐसा नहीं कर पाएगी, बेटा बहू जरूर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन माँ अपने बेटे की बीमारी की खबर सुनकर दौड़ी चली आती है। कृष्णा काकी और गोदावरी जी दोनों अपना दुख एक दूसरे से बांट रही थी। पूरे रास्ते दोनों अपने बुढ़ापे का दुख, अपने बच्चों से मिला दुख बताते हुए कैसे उनका समय कट गया उन्हें पता ही नहीं चला। कृष्णा जी का स्टॉपेज आ गया और कृष्णा काकी जैसे ही ट्रेन से उतरी तो सामने देखी कि उनकी बहू उन्हें लेने के लिए खड़ी है। यह देखकर उनको तो जैसे धक्का सा लगा। वही बहू है जो उनको घर से बेइज्जत करके निकलवाई थी, आज वही उनको लेने स्टेशन पर आई है। ऐसी कौन सी बात है? ट्रेन से जैसे ही कृष्णा काकी उतरी तो उनकी बहू नयनतारा उनके सामने आई और पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया। कृष्णा काकी ने भी आशीर्वाद दे दिया। फिर पूछा कि कैसा है विपिन, क्या हुआ है? नयनतारा ने कहा कि पहले आप घर चलिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि विपिन को क्या हुआ है। नहा धोकर फ्रेश हो जाइए। नयनतारा अपने सास को लेकर घर पहुँचती है और कहती है, माँ जी आप नहा धोकर फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आपका खाना लगाती हूँ। कृष्ण काकी ने कहा, जब तक मैं अपने बेटे से नहीं मिल लेती हूँ तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। पता नहीं मेरी लाल को क्या हुआ है। जब वो तैयार हो जाती है तब नयनतारा उन्हें लेकर अस्पताल पहुँचती है। तब कृष्णा काकी को कुछ भी नहीं पता है कि विपिन को आखिर हुआ क्या है। नयनतारा कृष्णा काकी को लेकर अस्पताल पहुँचती है, जिस अस्पताल में विपिन भर्ती था। विपिन को देखकर कृष्णा काकी के आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो अपने बेटे के पास जाकर कहती है, क्या हुआ है बेटा, तुम्हें क्या कष्ट है जो तुम यहाँ अस्पताल में हो? तब नयनतारा ने अपनी सास से कहा, माँ जी
आपके बेटे की किडनी खराब हो गई है और डॉक्टर ने कहा है कि उनकी किडनी निकालनी होगी क्योंकि उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है। इतना सुनते ही कृष्णा काकी दंग रह गई। क्या क्या हुआ है मेरे लाल को, कैसे हो गया यह सब, कह वह रोने लगी। उनको चुप कराते हुए नयनतारा ने कहा, पर इन्हें बचाया जा सकता है। डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें एक किडनी अगर कोई दे दे तो यह बच सकते हैं और वो कोई अपना ही हो सकता है। नयनतारा आगे कुछ बोलती उससे पहले ही कृष्णा काकी ने फट से कहा, क्या किसी अपने की किडनी दी जा सकती है? तो क्या इसे मेरी किडनी दी जाएगी? मैं इसे अपनी किडनी दे सकती हूँ, मैं अपने लाल को बचाऊंगी। मुझे नहीं जीना, मैंने तो बहुत दुनिया देख लिया है, लेकिन मेरा बेटा तो अभी जीना शुरू ही किया है, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। तुम डॉक्टर से पूछो बहू कि क्या मेरी किडनी इसे लग सकती है। नयनतारा को तो जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी सास अपनी किडनी देने को तैयार हो जाएंगी। उसे लग रहा था कि उन दोनों ने जैसा व्यवहार कृष्णा काकी के साथ किया है वो कभी अपनी किडनी देने को तैयार नहीं होंगी, लेकिन बिना कुछ बोले ही वह किडनी देने को तैयार हो गई। यह देखकर दोनों विपिन और नयनतारा के आंखों में आंसू आ गए। वह अपने आंसू छुपा न सके और कृष्णा काकी को पकड़कर रोने लगे। नयनतारा और विपिन दोनों अपनी गलतियों की माफी मांग रहे थे कि माँ जी हमें माफ कर दीजिए। विपिन ने भी कहा, माँ मुझे माफ कर दो, तुम्हारे साथ मैंने जो व्यवहार किया उसी की सजा मुझे भगवान ने दी है। मैं जीना चाहता हूँ माँ, अपने बच्चे के लिए बचना चाहता हूँ, लेकिन मैं जी नहीं सकता क्योंकि मेरी किडनी खराब हो गई है। तभी कृष्णा काकी ने कहा, बेटा जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी माँ है ना, और जब डॉक्टर ने कहा है कि किसी अपने की किडनी दी जा सकती है तो मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें अपनी एक किडनी जरूर दूंगी और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बेटा तुम चाहे मेरे साथ जैसा भी व्यवहार करो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमसे कभी मुंह नहीं फेर सकती। औलाद चाहे माँ के साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती है। बेटा मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें कष्ट में नहीं देख सकती, तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा, तुम मरने की बातें मत करो बेटा। तभी वहाँ डॉक्टर साहब आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि क्या इंतजाम हुआ किडनी का। तभी डॉक्टर को देखते ही कृष्णा काकी दौड़कर उनके पास जाती है और डॉक्टर का हाथ पकड़ते हुए कहती है, डॉक्टर बाबू मेरे बेटे को बचा लीजिए, मैं उसकी माँ हूँ, मैं अपनी किडनी देने को तैयार हूँ। डॉक्टर साहब यह सुनते ही कहते हैं, यह तो बहुत सही बात है कि आप उसकी माँ हैं, माँ की किडनी तो जरूर मैच हो जाएगी, आप चलिए हमारे साथ, आपका टेस्ट करने होंगे। और कृष्णा काकी बिना कुछ सोचे ही डॉक्टर के साथ चली जाती है। यह देखकर नयनतारा और विपिन अपने ही नजरों में गिर जाते हैं। जब कृष्णा काकी डॉक्टर के साथ टेस्ट के लिए चली जाती है, तब इधर नयनतारा विपिन से कहती है कि विपिन मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी माँ तुम्हें किडनी देंगी भी, लेकिन माँ जी तो हमें हमारी गलतियों की सजा देने के बजाय अपनी किडनी ही देने को तैयार हो गई। अब हम इन्हें कहीं जाने नहीं देंगे। तभी विपिन बोला, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा नयनतारा कि यह वही माँ है जिसे मैंने घर से बेइज्जत करके निकाला था। छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी गलतियों के लिए जिम्मेदार इन्हें ठहराया और इन्हें अकेले गांव में रहने के लिए छोड़ दिया। जब इनको मेरे साथ की जरूरत थी तब मैंने माँ का साथ छोड़ा। आज वही माँ सब कुछ भूलकर मुझे बचाने के लिए अपनी किडनी दे रही है। मैं तो शर्मसार हो गया। नयनतारा अब मैं माँ को कहीं नहीं जाने दूंगा, मेरे साथ माँ रहेगी चाहे तुम्हें कितनी भी समस्या हो। नयनतारा ने भी कहा कि नहीं विपिन, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे भी अपनी गलती का एहसास है। अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ, अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहती हूँ, इसलिए मैं भी माँ जी को कहीं नहीं जाने दूंगी। अब उनकी खूब सेवा करूंगी। अरे वो भी तो कमजोर हो जाएंगी जो तुम्हें अपनी किडनी देंगी, उन्हें भी तो सेवा की जरूरत पड़ेगी। गांव जाकर रहेंगी अकेले तो उनकी सेवा वहाँ कौन करेगा।
और इधर कृष्णा काकी अपना सारा टेस्ट करवाती है। सारे टेस्ट पॉजिटिव होते हैं। डॉक्टर जाकर खुशखबरी देते हैं बिपिन और नयनतारा को कि आपकी माँ की किडनी आपसे मैच हो गई है। हम कल ही ऑपरेशन करेंगे और सारे ऑपरेशन की तैयारी होने लगती है। फिर दूसरे दिन ही बिपिन का ऑपरेशन होता है। बिपिन की किडनी का ऑपरेशन बिल्कुल ही सक्सेसफुल हो जाता है, जिसके लिए डॉक्टर भी कृष्णा काकी को धन्यवाद करते हैं। लगभग 1 सप्ताह तक डॉक्टर बिपिन को अस्पताल में ही रखता है। उसके बाद जब डॉक्टर बिपिन को डिस्चार्ज कर देता है, फिर कृष्णा काकी और नयनतारा बिपिन को घर लेकर आते हैं। बिपिन जैसे ही अपने घर पहुंचता है, उसके थोड़ी देर बाद ही कृष्णा काकी अपना बैग लेकर उन दोनों के सामने जाती है और कहती है, बेटा अब तो सब कुछ हो चुका है, मैं जा रही हूँ, मेरी ट्रेन का समय हो गया है। तभी नयनतारा तुरंत उनका हाथ पकड़ती है और कहती है, नहीं माँ जी, अब आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, हमें भी हमारी गलतियों की माफ़ी मांगने का मौका दीजिए। मैं भी अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहती हूँ। अब मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी, आप हमारे साथ रहेंगे। बिपिन भी कहता है, हमें माफ़ कर दो माँ, हमने जो भी किया है उसके लिए हमें माफ़ कर दो माँ, और तुम हमारे साथ ही रहो, कहीं नहीं जाओगी। माँ, तुम्हें भी अच्छे खान पान और सेवा की जरूरत है, नयनतारा तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी। माँ मत जाओ हमें छोड़कर। लेकिन कृष्णा काकी अपने बेटे बहू की बात नहीं मानती है। वह कहती है कि नहीं बेटा, एक बार इससे पहले मैं जब तुम लोगों के साथ रह रही थी तो मेरे कारण तुम दोनों के बीच अशांति और झगड़े हो जाते थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वापस से मेरे कारण तुम दोनों में झगड़ा हो और फिर तुम मुझे 4 बातें सुनाओ। अब मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इन बातों को बर्दाश्त कर पाऊँ। अब जितनी भी जीवन बची है वो शांति और सुकून से काटना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ से चली जाऊँ, इसी में सबकी भलाई है। और ऐसा कहकर कृष्णा काकी घर से निकल गई। कोई सजा न देकर भी कृष्णा काकी ने अपने बेटे बहू को जीवन भर के लिए अपना ऋणी बना दिया। चाह कर भी बिपिन और नयनतारा अपनी गलती की माफी ना मांग पाए। कुछ न कहकर भी अपने बेटे बहू को सबक सिखा गई कृष्णा काकी। तो दोस्तों, कृष्णा काकी ने सही किया या नहीं? अगर आप कृष्णा काकी की जगह होते तो आप क्या करते? कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।